बन के मुसाफिर तेरे गांव आई हूं, इस जमाने से मुख्तलिफ मोहब्बत का फरमान लाई हूं। भूले भटकों को मंजिल तक का पैगाम करती है। इनकी कलम कलम नहीं, मरहम का काम करती है। आपकी सुबह की मुस्कान बनाए आपकी जिंदगी का हर पल खास। आ रही हैं रेडियो की क्वीन, एफएम की शान, एकता संधीर लेकर अपना जादू भरा अंदाज, जो अपनी रचनाओं से आपके अंतर मन की स्मृतियों को जीवित कर देती हैं, आपके जहन में दबे जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से उकेर देती हैं। तो आइए सुनिए और जी लीजिए एकता संधीर के साथ बॉक्स एफएम पर, जहां हर लम्हा बनेगा खास। तो आइए बॉक्स एफएम के इस विशेष मंच पर तालियों के साथ हम सब स्वागत करें एकता संधीर। दिल के कोनों से मुझे लगता है आसमान तक तालियां गूंजनी चाहिए एकता संधीर के लिए। गजब काम किया है इन्होंने। श्रोताओं, परिचय आपने सुन लिया एकता संधीर जी का, और सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के करियर में इतने बढ़िया काम करने वाले लोग बहुत चुनिंदा हैं। उनमें से एक आप हैं। शुरुआत करते हैं आप ही से। आपको मिलते हैं 2 मिनट, जिसमें आप अपना जीवन परिचय, कुछ मन की बात श्रोताओं तक परोसें। उसके बाद श्रोता अभी से ही फ़ोन करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने फ़ोन कर दिया। एनीवे, उनसे कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार करें। हाँ जी, थैंक यू। तो मेरे बारे में तो क्या मतलब, इतना है कि रेडियो ने सब कुछ सिखाया है, और बहुत प्यारे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं मुझे। गुरु जो है वो बहुत कमाल के, मतलब एक गुरु का मिलना। तो जो भी है आज, जो आवाज के जरिए और बातों के जरिए किसी के साथ एक रिश्ता बना पाना, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, चाहे वो रेडियो हो या डिजिटल स्पेस हो, मुझे लगता है कि अगर आप बात करना जानते हैं, अगर आप किसी की भावनाओं को समझना जानते हैं, तो एक ब्रिज बनाना बहुत आसान हो जाता है, और ये मुझे रेडियो ने सिखाया है। रेडियो बहुत बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत सिखाती है, इसमें कोई शक नहीं। रेडियो में सफ़र शुरू कैसे हुआ आपका? रेडियो एक्चुअली कोई प्लान तो नहीं था। मेरे को याद है 2009 में मैं मुझे दोस्त था जो कॉलेज में, मैं सेकेंड ईयर बीकॉम उस टाइम पे मेरा चल रहा था, एंड हम एग्जाम दे के बाहर निकले हैं, और मेरे ख्याल से शायद वो कोई मिड टर्म एग्जाम था या ऐसा कुछ था, फाइनल्स भी नहीं थे। तो दोस्त था और मुझे पता था कि इसका कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, कि कुछ रिकॉर्डिंग तो करते हैं, और उससे बोला कि यार मैंने तेरी आवाज सुनी है क्लास में, वुड यू माइंड कि अगर हम कुछ ट्राई करें, कि मेरा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और जरा अगर तुम आ सको और कुछ रिकॉर्ड कर सको, मेरे पास स्क्रिप्ट्स आती हैं, एंड इट इज अ पेड जॉब। अब आप सोचिए कि जो इंसान कॉलेज में पढ़ता हो, उसके लिए अगर आमदनी के द्वार खुलते हैं और उसे ये पता चले कि आपको आवाज देनी है सिर्फ अपनी, तो वो सेकेंड ईयर का बच्चा तो यही सोचेगा कि मतलब हाँ, कि क्यों नहीं, चलो कुछ नया करते हैं, क्योंकि आपको एक एक्साइटमेंट होता है उस समय जी। तो ऐसा हुआ, एंड हमारा जाना हुआ उसके स्टूडियो पे, और एक A4 साइज का एक पेपर मुझे दिया गया, और उसने कहा कि दोस्त तुम्हें ये माइक है, यहाँ बैठना है, और ये जो है इसमें लिखा, ये जरा तुम पढ़ो। अब मुझे याद है कि छोटी एकता स्कूल में जब क्लासरूम में टीचर्स हमको खड़ा करके बोलने के लिए बोला करती थी कि चलो अब इस पन्ने का जो है पैराग्राफ तुम्हें रीड करना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी। आई नो दैट उस एज में बच्चे इतना ज्यादा वो नहीं होते, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मुझे वो खड़े होकर बेंच पे, पूरी क्लास शांत है और सिर्फ आपकी आवाज गूंज रही है, सिर्फ आप पढ़ रहे हो, टीचर भी आपको सुन रहे हैं, और पूरी क्लास आराम से वो टेक्स्ट बुक में मतलब गर्दन नीचे डाली है और आपकी आवाज गूंज रही है। तो मुझे नहीं पता था कि वो छोटी एकता को वो जो चीज अच्छी लगती थी वो आगे जाके मेरे काम का जरिया बनेगी, आमदनी का जरिया बनेगी, लोगों से नाम प्यार सब कुछ मिलेगा, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन इसका बीज जो है वो वहां से है, ये बताना जरूरी है। तो ये रिकॉर्डिंग हुई और उसने मेरे हाथ में एक अमाउंट थमा दी, एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो बहुत अजीब हो गया कि आप अपनी आवाज दे रहे हो, ना आपने कोई मशक्कत की है ना कुछ, और ऐसे कैसे? इट्स वेरी ऑड
फॉर समवन कि ये मतलब कैसे हो सकता है, ये कला है, इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप कुछ बन भी सकते हैं, इट कैन बी अ प्रोफेशन एज वेल। मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, मैंने वॉइस ओवर का नाम भी नहीं सुना था। एंड जब ये हुआ और मैं घर लौटी, मुझे याद है मैं उस टाइम पे, वो मेरा गोल्डन एक्टिवा हुआ करता था और उस वक्त जो पेट्रोल के दाम थे तो 200 रुपए में टैंक फुल होती थी, और ये जो मेरे हाथ में अमाउंट आया था वो बहुत ज्यादा था। और मैं ये सोच रही थी कि ये तो मतलब अच्छा खासा, मतलब मेरा 1 हफ्ते का इंतजाम तो ठीक, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, मतलब मैं क्या ही सोच रही हूँ, क्योंकि आपकी जरूरतें बहुत बेसिक होती है उस उम्र में। एंड आई वाज लाइक ये तो मतलब कमाल हो गया। मुझे याद है मैं नाचते नाचते घर आई थी और मैंने मम्मी को कहा था, मम्मा देखो ऐसे ऐसे हुआ, मैंने आवाज दी, उसको वॉइस ओवर बोलते हैं। तो आवाज की दुनिया में कदम मैंने वहां से रखा था। और फिर 2010 में, ये बात 9 में शुरू हो गए थे वॉइस ओवर, और 2010 में मुझे वहीं पे एक हमारे प्रोग्रामर हुआ करते थे, पीयूष जी, मुझे याद है, उन्होंने बुलाया कि एक बार मेरे एक दोस्त हैं जो गणेशा स्पीक्स, जो बेजन दारूवाला की एस्ट्रोलॉजी फॉर्म हुआ करती थी, जो वेब रेडियो उस वक्त करते थे, जिसे आजकल लोग पॉडकास्ट कहते हैं, इंटरनेट रेडियो, तो उस वक्त वो करते थे 2010 में। और वो जो प्रोग्रामर थे उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे दोस्त हैं, वो एचओडी हैं उस कंपनी के, भावेश पत्नी करके, उनके साथ एक शो करना है तुम्हें, जहां तुम्हें रोज 1 घंटा जाना होगा और तुम्हें शो का ओपनिंग और क्लोजिंग करना है एक होस्ट की तरह, और माइक तो बस वो रिकॉर्ड होगा और बाकी वो राशिफल जो है वो देंगे। और मैंने कहा कि मुझे सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग देना है। एंड आई वाज लाइक ओके चलो, क्योंकि अगेन यू आर यंग, आपको लग रहा है कि दिस इज न्यू, एक्साइटिंग, एंड आई वाज ऑलवेज अ फैन ऑफ आर्ट्स एंड एवरीथिंग, तो पसंद सब कुछ था। और दूसरा कि आप देखते हो कि आपकी कमाई का साधन एक बन रहा होता है, तो आप मना नहीं करते चीजों के लिए। कोई भी होगा तो वो यही बोलेगा कि हाँ चलो कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई, यू नो, एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मुझे अक्सर ये चीज है, मेरा अप्रोच हर एक चीज को लेके ये रहता है कि ना नहीं करनी चाहिए, कि आप करो कोई भी चीज, हर चीज में कुछ फायदा होता ही है, कुछ अच्छा होता ही है। मेरा नजरिया ऐसा है हर एक चीज को देखने का। तो वो भी हमने किया, एंड ये 2010 की बात है, तो उसमें 8 महीने हुए। एंड बाय द एंड ऑफ दैट ईयर, मेरे ख्याल से वो मेरा मार्च में मेरा टीवाई का फाइनल एग्जाम मैंने दिया, पूरा साल हमने ये शो किया, 8 महीने कंप्लीट हुए थे। और मुझे ये पता चला कि देयर इज अ आरजे हंट हैपनिंग, एंड आई हैड जीरो इंटरेस्ट ऑफ गिविंग एन ऑडिशन। मेरी मम्मा ने मुझे इतना फोर्स किया कि प्लीज मेरे लिए तू जा और जाके एक बार ऑडिशन तो दे। मैं फिर भी राजी नहीं थी, मेरे को ऐसा था कि यार क्या ये बड़ी बड़ी कंपनियां और आरजे, मतलब रेडियो का काम, यानी मैं इस चीज को बहुत मान देती थी पहले से ही। मुझे ऐसा था कि यार मेरे जैसे को कौन लेगा, कौन नौकरी देगा, कौन ऐसा कुछ सिखाएगा। इतना अच्छा बोलते हैं लोग रेडियो पे और इतना उनको आता है, भाषा इतनी अच्छी होती है। मुझे ना कुछ आता था, एक अनाड़ी के जो दिमाग होता है ना, मेरा वो माइंडसेट था। और मैं ये सोच रही थी कि कहाँ मेरा कुछ बनेगा, कहाँ कुछ होगा। एंड ऑब्वियसली मतलब द डिवाइन हैज प्लान्स। आई ऑलवेज बिलीव के मालिक आपको ले जाता है उन रास्तों पे जहाँ आपके लिए कुछ न कुछ होता है। तो वो चलाते गए और मैं उंगली थाम के उनके चलती गई। मुझे याद है जहाँ मैं काम करती थी, ये जो मेरे पहले बॉस थे जो भावेश पत्नी जी, उनका कोविड के समय ही पास्ड अवे। एंड मेरे बहुत ही प्यारे बॉस, मतलब उनसे मैंने इतना सीखा है, इतना सीखा है, इतने कमाल के बॉस। मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि जिनको उनका पहला बॉस ही इतना कमाल का मिला, इतना प्रेरित करते थे, इतना सिखाते थे। तो उनके साथ शोज करते करते मुझे धीरे धीरे रेडियो की समझ जरूर आने लगी थी, पर अभी भी मैं तैयार नहीं थी, अभी भी मैं जानती नहीं थी कि कैसे बोलना है, क्या करना है, और प्रोफेशनली कुछ भी नहीं आता था। मैं अनाड़ी ही कहूंगी अपने आप को। लेकिन उस वक्त हुआ ये कि उन्होंने बोला कि अगर कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो तुम्हें जरूर सोचना चाहिए मेन स्ट्रीम रेडियो के बारे में। और मैंने कहा आई ऑलवेज कंसिडर्ड कि भाई मैं शायद अभी भी लायक नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि अभी भी इतने क्षमता नहीं है कि ऐसा प्रोफेशनली होस्ट कर सकें और यू नो यू कैन हैव अ कमांड एंड एवरीथिंग। फिर भी मेरे आसपास के लोगों को लगता था ये। एंड
उनके दोस्त थे जो क्रिएटिव हेड थे उस वक्त रेडियो मिर्ची के, चिराग त्रिपाठी जी। उन्होंने उनसे कुछ बात, चिराग त्रिपाठी जी ने फोन किया उनको कि यार तेरे यहाँ पे कोई अच्छी आवाज हो तो जरा भेज। उन्होंने उस वक्त 3000 ऑडिशंस लिए थे, तो 3000 ऑडिशंस में भी उनको कोई एक आवाज मिल नहीं रही होगी, और ये पूरे शहर में, पूरे अहमदाबाद शहर में उनको कोई आवाज नहीं मिल रही थी उस वक्त जी। वो आपको ढूंढ रहे थे। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आई एम रिपीटिंग दिस अगेन के ऊपर वाले ने जरूर कुछ लिखा होता है सबके लिए, हमारा काम शायद सिर्फ उन डॉट्स को जोड़ना है। तो उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया, और जो मेरे बॉस थे भावेश जी, भावेश सर ने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू गो, तुम्हें क्या दिक्कत है एक ट्राई करने में। अब मेरे अंदर का जो बच्चा था वो ये सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, सबका बड़ों का मान रखना है, मम्मी भी बोल रही है, वो भी बोल रही हैं। और मैं गई, मैंने दिया और रिजेक्ट होके वापस आ गई। अभी बड़ी कमाल की स्टोरी है। तो मैं रिजेक्ट हो गई, और मुझे जो इंसान है ना जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, वो मेरे बहुत ही पसंदीदा इंसान है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो आज भी आई थिंक ही हेड्स द प्रोग्रामिंग एंड वन ऑफ द वेरी हाई पोस्ट ऑफ मिर्ची गुजरात। अंशुमन दवे नाम है उनका। क्या बात है, अभी वो सुन रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा उनके साथ ना, गुलाचे खा रहे होंगे। मैं आपको कह रही हूँ वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। मतलब उन्होंने, मतलब पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलता फिरता सनफ्लावर होते हैं। अंशुमन दवे मेरे लिए वो इंसान है। मैं कहती थी कि देखो बैटमैन, सुपरमैन सब कुछ होता है, हमारे पास अंशुमैन है, मैं हमेशा ये कहती थी। तो वो उन्होंने एक कागज दिया अंदर, और मैं रेडियो मिर्ची की ऑफिस में गई, और ऐसे स्क्रिप्ट था, और मुझे बोला कि पढ़ो ये, और मैंने पढ़ दिया बिल्कुल अनाड़ियों की तरह, और बहुत ही बकवास पढ़ा था मैंने, मुझे आज भी याद है। और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और मैं बड़ी खुश थी इस रिजेक्शन से। मैंने कहा चलो हो गया, भला सही। इन लोगों को सबको लगता था कि पता नहीं क्या ही कर देगी, पर मैं जानती थी कि नहीं होगा, क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। तो मैं आ गई मुंह धो के वापस कि भाई हो गया, चलो सबने बोल दिया, मैंने सबका मान रख लिया। एंड उसके बाद ये हुआ कि ये बात मेरे ख्याल से कुछ 3-4 महीने पहले की थी, क्योंकि उसी साल के अंत में, अच्छा नहीं, ये 2010 की बात है, 2011 में ये हुआ कि आरजे हंट हो रहा था जी। एंड उस वक्त ये हुआ दैट अगेन द सेम थिंग, माय मदर वाज लाइक मुझे पक्का भरोसा है कि तेरे लिए कुछ है, तू जा। एंड आई बिलीव इन माई मदर अ लॉट। मुझे लगता है कि जो भी मैं हूँ, जो भी सिखाया है, जिस लायक बनाया है, जो भी है, जितनी भी अच्छी चीजें अगर दुनिया को दिखती है, वो सारी की सारी माँ की दी हुई है। वो मेरा पहला गुरु है, वो मदर के लिए सैल्यूट। वो सब कुछ है मेरे लिए। और उनकी ज़बान से अगर कोई चीज निकली है ना, तो मुझे लगता है कि ये भगवान की बोली हुई चीज है, ये करनी है। क्या मैं सवाल नहीं करती, हाँ मैं उस पर सवाल नहीं करती। मैं आज भी आप मानेंगे, मतलब अगर मुझे कहीं घर के बाहर निकलना है और मैंने कोई कुर्ता पहना है और मुझे वो अच्छा, मुझे डाउट है, तो मैं उनके आगे आगे खड़ी होंगी, मम्मी ये ठीक है, ये बराबर है, मैं जाऊं बाहर ये पहन के, ये सही है। I am 33 years old and I have no shame that I ask her। and उनका जब तक मुझे उनका टिक मार्क ना हो ना किसी चीज में, तो मुझे लगता है कि यार ये मजा नहीं आया, पता नहीं क्यों, कुछ ऐसा कनेक्शन है। आई ऑलवेज से कि इट इज बियॉन्ड मदर एंड डॉटर। मैं नहीं जानती कि वो मेरे लिए भगवान है। मुझे लग रहा है जितनी ताली बजाऊं कम है, क्योंकि इतनी साफगोई से, इतनी ईमानदारी से मैंने किसी बड़ी पर्सनैलिटी को अब तक के जीवन में कभी भी बोलते हुए नहीं सुना। कमाल ये रेडियो का कमाल है। नहीं, ईमानदारी, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, इतनी निश्चल। मैं आपको कह रही हूँ ये मीडियम ईमानदारी का है। जितनी सादगी, जितनी सच्चाई, उतना स्नेह, उतना प्यार और उतना अपनापन बन जाता है। ये माध्यम मुझे इतना प्यारा है, ये माध्यम, मैं आपसे क्या कहूँ, ये रिश्ते बना सकता है, लोगों को जोड़ सकता है। आई लव रेडियो, यू नो, इट इज समथिंग। मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को अगर अपने करियर की शुरुआत आर्ट्स में करनी हो ना, खास करके अगर वो क्रिएटिव स्पेस में, जैसे आजकल क्रिएटर्स होते हैं, वीडियोस करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, मुझे लगता है कि हर किसी को रेडियो में शुरुआत में काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो आपको कनेक्शन बिल्डिंग
रेडियो सिखा सकता है, वो आपको कोई और माध्यम नहीं सिखा सकता। कुछ लोग रेडियो के लिए बने होते हैं, कुछ लोगों के लिए रेडियो बना होता है। बहुत बहुत असमंजस की स्थिति है, निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्षण होता है जब आपको चाहने वाला कोई को एंकर हो। मेरे साथ हैं इस समय मृकांश, इतने मतलब गदगद हो रहे हैं, वो आपको रोज सुनते हैं। हेलो मृकांश, कुछ बोल लीजिए। हाँ जी, हाय मैम। मतलब मैं इनका चेहरा, मुझे मैम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे एकता बोलो। आपकी पोइट्रीज की मैं क्या तारीफ करूं, मतलब वो इतनी बार मेरी स्टेटस स्टोरी पे लग चुकी है। जी, वो कहते हैं ना कि मतलब किसी इंसान की बातें अगर दिल से निकले तो सीधा दिल पे लगती है, और आपकी जो पोइट्रीज है ना वो दिल के बाद स्टोरी और स्टेटस पे लगती है सीधा। लेकिन मृकांश आपने ये बात क्यों नहीं कही मुझे कि मैं इनके साथ शो करना चाहता, इतना डरे हुए थे तो। लेकिन मैं एक्साइटेड था कल से। ये एकता जी, मुझे अपने साथ पार्टनर चाहिए था। मैं हूँ कुल मुकुल एंड नोबडी वाज कमिंग। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपसे बात करें, और ये भी अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया तब बोले हैं कि मैं दीवाना हूँ। हाय दीवानगी। एनीवे, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। लेडी अमिताभ बच्चन कह सकते हैं। अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में आवाज़ के थ्रू रिजेक्ट किया गया, रेडियो में रिजेक्ट किया गया, एंड दे बिकम जादुई आवाज़। यस, तो हम आवाज़ की अमिताभ बच्चन से बात करें, एकता संधीर से। नहीं, पर मैं एक सच बात कहूँ मैं आपसे कि मुझे लगता है रिजेक्शन बहुत कमाल की चीज होते हैं जी। मुझे लगता है जहाँ भी रिजेक्शन होता है, मैं उसे रिजेक्शन ही रीडायरेक्शन बोलती हूँ, कि ये रिजेक्शन नहीं होता, ये ऊपर वाले का रीडायरेक्शन होता है, क्योंकि वो आपको उस मोड़ पे से कहीं और लेके जा रहे हैं जहाँ कुछ बेहतर लिखा है आपके लिए। इसीलिए कहते हैं नेति मान लेने का दर्शन द्वार बंद कर रहा है भविष्य के। बहुत सारा चैट बॉक्स भर गया है, फोन तो आ ही रहे हैं, लेकिन चैट बॉक्स इस कदर भरा हुआ है। मृकांश कह रहे हैं मैं इतनी जल्दी पढ़ नहीं पाऊंगा। एकता जी, आप 1 मिनट बस सुनते जाएं लोगों ने क्या कहा है। जी, आपके लिए काफी तो क्वेश्चन आए हैं अभी, तो सबसे जो मेरा भी फेवरेट और मैं पूछना भी चाह रहा था, बोलना भी चाह रहा था, वो सिद्धा जी लिख रही हैं कि प्लीज एक आपकी फेवरेट कोई शायरी अगर आप सुना दें तो। आगे भी बढ़ दो। मेरी फेवरेट शायरी। यस। हाँ जी। शायरी तो मतलब क्या ही बोलूं, कि किसी ने लिखा था और मुझे पता नहीं क्यों ये मेरे जहन में बात बस गई है, और इसमें मतलब जो शब्द है एक, वो जरा सा एक गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, पर डिपेंड करता है कि आप उसका रेफरेंस कैसे लेते हैं। और ये बहुत वायरल हुआ था जब एक जमाना था जब हम टिकटॉक बनाया करते थे 2021 में। जी। तब ये बहुत वायरल हुआ था, मुझे याद है कि तालिबान हो तुम मेरी जिंदगी के बेमकसद तबाही मचा रखी है। क्या बात है, ये मेरा सुना हुआ है। मतलब आप रेफरेंस देखिए, मैं नहीं जानती ये अनोनिमस है, मुझे नहीं पता, मैंने ये कहीं पढ़ा, ये मेरा नहीं है, लेकिन मुझे पसंद बहुत है ये कि इसमें जो रेफरेंस है वो ये है कि कोई एक इंसान अपने सरेंडरेंस की बात कर रहा है कि कोई और है जिसने इतनी तबाही मचा रखी है, लेकिन फिर भी वो पसंद है, उनसे इश्क है, उनकी एक जगह है, एक मुकाम है मेरी जिंदगी में, कि भले ही तुम मतलब कितनी ही तबाही मचा लो, बट यू हैव दैट स्पेस इन माय हार्ट कि तालिबान हो तुम मेरी जिंदगी के बेमकसद तबाही मचाई है तुमने। क्या बात। अगला प्रश्न फटाफट पूछो। वो पूछ रहे हैं कि 4 मिलियन फॉलोअर्स मैम, बॉलीवुड के काफी सेलिब्रिटीज के भी उससे ज्यादा नहीं होते हैं, तो हाउ डू यू फील व्हेन यू सी दिस? अश्रेया जी ये पूछ रही हैं। आई डोंट नो यार, क्योंकि नंबर्स तो मतलब अब ऐसा है कि जिस चीज से शुरुआत नहीं हुई है ना, जो बीच में कहीं आई है, उसका इतना इम्पोर्टेंस है नहीं मेरी जिंदगी में, क्योंकि जब हमने शुरू किया तब ऐसा कुछ था ही नहीं। हमने जब शुरुआत किया तो उस टाइम पे तो SMS आया करते थे, कार्ड्स आया करते थे, चिट्ठियां आया करती थी, तो लगता था कि चलो मतलब लोग पसंद करते हैं। तो ये नंबर्स बड़े टेम्पररी से लगते हैं मुझे। आई ऑलवेज बिलीव कि कनेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर कोई एक इंसान भी है जिसको आपका बोला हुआ या कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो मतलब आप सही कर रहे हो, बस इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता। और आगे रजत जी लिख रहे हैं कि एकता जी, मैंने जिंदगी में धोखा खाया है और आपकी आवाज से प्यार कर बैठा हूँ। आपके शब्द सुकून और मोहब्बत के दरवाजे हैं, आपको दिल से शुक्रिया। नहीं, धोखा पहले खाया होगा ना। फिर
आगे दीपांशु जी लिख रहे हैं कि आई लव योर वॉइस। ऋषिका जी लिख रहे हैं कि आपकी पोइट्री हर आशिक के दर्द का मरहम का काम करती है। और एक क्वेश्चन आया है रुचिका की तरफ से, वो लिख रही हैं कि मैम आपकी जितनी भी पोइट्रीज है ना वो हमने सुनी है, वो ज़्यादातर मोटिवेशनल लव और रिलेशनशिप पे ही होती है। तो कहते हैं ना कि पोइट्री आपके जीवन का वो हिस्सा होती है जो कागज़ पर उतर जाती है, ज़बान से नहीं निकले। तो ये आपकी पोइट्रीज के पीछे भी कुछ ऐसा किस्सा है? नहीं, आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस कि उसकी शुरुआत हुई थी, ये एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि लॉकडाउन के वक्त जब हम घरों में थे, बंद हो गए थे, तो उस वक्त ये होता था कि आप ना लोगों से मिल रहे हो, आपका डेली का इंटरेक्शन जो है वो बंद हो गया है। जिन लोगों के साथ रोज बैठ के चाय पीना, बातें करना, तो वो आपका एक इमोशनल इंटरेक्शन जो होता है वो बंद हो गया था। अब आप हो घर के अंदर और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, यानी आप अपने कमरे में बैठे हो, आप अपना कंप्यूटर है, अपना कागज कलम है लेके बैठे हो, तो आप अपना जो इमोशनल थॉट प्रोसेस है उसे वेंट आउट कहाँ करोगे? एक था ये। दूसरा पॉइंट ये था कि क्योंकि लोग इंटरनेट सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे उस टाइम पे सोशल मीडिया से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने की, क्योंकि लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पीपल आर स्पेंडिंग टाइम ऑन द डिवाइस अ लॉट। और दूसरा कि देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग विद द पीपल थ्रू इमोशन, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने आप हम जो महसूस कर रहे हैं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। कनेक्शन तब बनता है। एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमसे, बहुत देर से प्रश्न पूछना चाह रहे थे, उनको इंतजार न कराते हैं। हेलो हेलो या हाय सर, हाय मैम, मेरा नाम याशिका है। आपकी हेलो याशिका। पोइट्रीज, हाय, आपकी पोइट्रीज, आपकी जो भी क्रिएशंस है सब इतना रिलेटेबल लग रही है सुनने में। आपका शो सुन रही थी, आजकल टाइम इतना फास्ट चेंजिंग है, सोशल मीडिया का जमाना है, फिर भी आप इतनी ग्राउंडेड और इतनी जेन्युइन कैसे हैं? क्योंकि ये तो अभी हुआ है ना टाइम, ये पहले ऐसा नहीं था। ये प्रश्न तो मैं भी पूछने वाला कि आप तो कभी सच बात है जी। आप सोचिए ये जो भी है ये सब टेम्पररी है ना, ये सब तो कुछ एप्स हैं जो अभी अभी आए हैं कुछ सालों में, ये जिंदगी थोड़ी है। ये तो ये कहीं कुछ देखो, हम जब जिस टाइम से आते हैं ना उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। अब क्योंकि वी हैव ग्रोन अप इन द टाइम्स विदाउट द डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी, वी विल ऑलवेज ऑनर द रियल पीपल, रियल टाइम एंड रियल एनर्जी। आप मुझे कहीं बिठा के चाय पे आप किसी के साथ बात करनी है तो वो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी इंस्टेड ऑफ अ कॉल और अ वीडियो कॉल या जो भी, मतलब ये जो होता है, क्योंकि अपब्रिंगिंग ही उस दौर में हुआ है। तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती, ज्यादा है ठीक है, लेकिन इनका इतना प्रभाव नहीं है जिंदगी पे। बहुत सुंदर, प्रभावित नहीं है। आने वाले समय के साथ आप चल जरूर रही हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी को खोया नहीं है। लोगों के दिलों की सेतु, यानी टूटे हुए लोग, जो निराश लोग हैं, उन्हें मोटिवेट करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। कैसे कर पाती हैं आप? कैसे उनके लिए प्राण फूंक देती हैं आप? जो आपकी फॉलोइंग दिख रही है, जिस तरह से लोग आप के फॉलोअर्स हैं, अभी भी चैट बॉक्स में आए जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है शायद हमारा कभी भी अभी तक किसी शो में इतने चैट बॉक्स में मैसेज नहीं होंगे। हाउ यू डू दैट? मैं आपसे एक बात पूछूं, जब आप ये सवाल करते हैं कि कोई इतना बड़ा कोई एक नंबर है फॉलोअर्स का, या ये अगर इसे माइनस कर दें और फिर एकता को देखें जी, तो आपको क्या दिखता है? मतलब अगर वो माइनस कर दिया जाए, अपनी आइडेंटिटी वो नंबर तो नहीं है ना। क्या एकता जो एक इंसान है वो किसी नंबर से या किसी अकाउंट से तो डिफाइन नहीं कर सकते ना उसको। जो एक इंसान है उसे तो आप महसूस कर सकते हैं, अगर कोई साथ में बैठे थे क्या बात होती है। ये बहुत अच्छी बात कही, लेकिन होता क्या है जब नंबर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं? फिल्म एक्टर्स को देखिए, उनका शुरुआती जीवन कितना सरल, संजीदा, एकदम प्योर होता है। सफलता जब सर पर चढ़ जाती है उसके बाद वो आदमी वो नहीं होता। आप अभी भी लोगों के दिलों को उसी तरह जोड़ रही हैं, उसी तरह से आप रूह से बोलती हैं। ये कैसे बना हुआ है? मैं वो बस प्रश्न मेरा वो था, मैं आपके उत्तर से गदगद हूँ। आप जो कह रही हैं कि इस नंबर को हटा दीजिए, इससे बड़ा कोई उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन कभी तो सफलता पर सिर पे चढ़ती है। कैसे चढ़ेगी? क्योंकि जब आपको पता है कोई चीज आपकी है ही नहीं तो कैसे चढ़ेगी? उसको मालिक ने जब देनी होती है।
आसमान छूने वाली तालियां बजाने का मन हो रहा है। अमिताभ बच्चन 7 करोड़ रुपए बांटते हैं, 7 करोड़ तालियां आप पे कुर्बान। क्या बात कही है। अब समझ में आ रहा है कि ये क्यों 40 लाख लोग फॉलोअर हैं। कोई मतलब मैं किस चीज का मान करूं, मेरा है क्या? क्या बात है। दिया हुआ है ना सब कुछ। हम रेंट पे लेके बैठे हैं सब कुछ। हम तो, हमारे पास सब कुछ किराए का है। तेरा तुझको ही अर्पित है, क्या लागे है मेरा। नाम किसी ने दिया है। आप सोचिए, जन्म लिया, मुझे नाम भी किसी और ने दिया है, वो भी मेरा नहीं है। मैम एक कॉलर है। जी जी जरूर। हेलो हेलो, हाय, मैं सोनिया बोल रही हूँ। हाय, मैं यूके से बोल रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ, इतनी मॉर्निंग है अभी यहाँ पे, और लकीली मैंने कल आपका पोस्ट देख लिया एंड आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो फर्स्टली आई वांट टू थैंक्स बॉक्स एफएम आल्सो कि ये इनिशिएटिव कर रहे हैं कि हम बात कर सकते हैं उन लोगों से जिनको हम लुक अप टू करते हैं। एंड मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि एज ए राइटर, जैसे मैं भी कुछ कुछ लिखती हूँ, बड़ा सीक्रेटली शुरू किया, और थोड़ा बहुत ऐसे ही जब लाइफ में आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो या मूड होता है तो आप लिखते हो। बट आई डोंट नो कि सिर्फ लिखना आजकल, मतलब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सिर्फ लिखना ही काफी है क्या? मतलब अब क्या होता है ना, सब लोग को है कि अगर आप सिर्फ राइटिंग डाल रहे हो तो नहीं, आपको अपना फेस भी उसमें देना है, फिर आपको उसको बोलना भी है उसी आवाज में, या मतलब आवाज भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी शक्ल भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस भी उतना होना चाहिए। तो आप मुझे थोड़ा सा ऐसे गाइड कर सकते हैं कि क्या ये सब चीजें जरूरी है? तो मैं अभी आइडिया छोड़ दूं कि अपने वर्ड्स को अपने तक ही रखूं। क्या जरूरी है ये डिपेंड करता है इस पे कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको फेम चाहिए तो आपके लिए रास्ते अलग हैं। अगर आपको सिर्फ एक कलाकार का एक सेटिस्फेक्शन होता है कि जब वो एक्सप्रेस कर सके, तो उसके रास्ते अलग हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। आई मीन इस पे तो सोचना पड़ेगा डेफिनेटली, मैंने ये एंगल नहीं सोचा था। बट हाँ, मुझे बस ये था कि जो भी अगर कुछ आपको अच्छा लग रहा है, रिलेटेबल लग रहा है, जैसे आपके वीडियोस और हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो बड़ा ही अच्छा लगता है, मतलब इट जस्ट मेक्स यू फील हैप्पी। तो आई जस्ट फेल्ट कि इफ माय वर्ड्स कैन आल्सो मेक समवन हैप्पी। मैं आपको उसका एक राज बताऊं, वो क्यों अच्छा लगता है जी। क्योंकि उसके पीछे कोई मोटिव ही नहीं होता। जब आपको कुछ चाहिए नहीं होता ना, और उस फीलिंग के साथ जब आप कोई भी काम करते हो ना, तो आपको बहुत मजा आता है उसमें, क्योंकि आपको यू डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ इट, उसकी खुशी अलग होती है कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। तो उस फीलिंग के साथ जब आप कोई भी चीज करते हैं ना, तो वो आपको बहुत कुछ दे देती है, क्योंकि आपने मांगा नहीं है। अमेजिंग, बहुत गहरी बात कर रही हैं आप, मजा आ गया बात सुन के। एक टॉक 9 बजे बिना किसी मोटिव के ईमानदारी से किया गया प्रयास है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। रेडियो का वो दिन था जब सिर्फ पोस्ट कार्ड आया करते थे या SMS हुए, फिर फ़ोन आया तो फ़ोन से बातचीत होने लग गई। अब जो आप कर रही हैं एक टॉक, उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है? करंटली तो ऐसा है कि आई हैव ऑलवेज लिव्ड माय लाइफ विद द रिवर फिलॉसफी, कि नदी को कहीं ना कहीं जाके समंदर से मिलना है। तो नदी प्लान नहीं बनाती है, बस उसे पता है कि कहीं ना कहीं समंदर से मिलना जरूर है। जो बड़ा सा एक समंदर होता है जो कलाकारों से भरा होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्सेशन है कि ये करना है या वो करना है। आई जस्ट बिलीव इन द रिवर फिलॉसफी ऑफ जस्ट गोइंग विद द फ्लो, कि आप बहते रहिए बस। दैट इज द ओनली थिंग। क्या फील करते हैं, कोई अगर प्लेटफॉर्म है शेयर कर दिया वहां पे, ठीक है, लेकिन कोई एजेंडा नहीं, कोई गोल नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। शाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मृकांश जी, आपके एक बड़े ही फैन ने लिखा है, कवि नाम है उनका, और वो लिख रहे हैं कि जस्ट वन वर्ड फॉर यू, लव यू। दिन आपकी आवाज़ से शुरू होता है, बस ऐसे ही हम फॉलोवर्स से अपना प्यार बनाए रखें, और आप हैं तो हम जिंदा हैं, ये कवि ने लिखा है। उसके अलावा मीरा जी पूछ रही हैं कि एकता जी, आप वर्ल्ड कप में गए थे और कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस? वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस ऐसा था कि पहली बार ये एहसास हुआ जब स्टेडियम में कदम रखा कि जो ये खिलाड़ी जिनको हम टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, जब वो एक टी शर्ट और ट्रैक सूट पहना होता है और ये जब उतरते हैं उस स्टेडियम पे, तो आम तौर पर देखिए दूसरे जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं,
लेकिन जब ये वर्ल्ड कप के लिए उतरते हैं तो इनके कंधों पे इस पूरे देश को रिप्रेजेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है, उसका जो भार होता है, मैंने पहली बार वो भार महसूस किया था जब मैंने स्टेडियम पे अंदर जाके, मैंने पिच के आसपास में मैं घूमी, मैंने कदम रखा वहां पे, कि हवा अलग है। पहली बार मैंने वो चीज महसूस की थी। और जब मुझे याद है, मुझे मौका मिला था आईसीसी की तरफ से सभी टीम्स के 10 कैप्टन के साथ एक पूरा दिन स्पेंड करने का। तो मुझे जॉस बटलर जो इंग्लैंड के कैप्टन, उनके साथ मिला था। तिलक रत्न दिलशान उस वक्त थे, श्रीलंका के कैप्टन वो थे, पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम थे, और हमारे कैप्टन रोहित शर्मा थे, सभी थे उस वक्त। एंड पैट कमिंस भी थे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन। तो मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि उस कमरे में इतनी एनर्जी थी, इतना साहस था, इतना मतलब इट वॉज अ वेरी गोल ओरिएंटेड रूम। उस कमरे की जो एनर्जी थी वो ये थी कि हर एक खिलाड़ी अपने देश के लिए वो कप घर लाना चाहता था। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे लोग किसी एक चीज को लेके वो कर रहे हैं, जो कंपटीशन की वाइब होती है, वो मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग पहले जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी, जो मैंने वहां उस कमरे में महसूस की। बहुत गजब बात कही आपने। 2003 वर्ल्ड कप में मैं संयोग से ऑल इंडिया रेडियो की टीम के साथ गया था, और सचिन तेंदुलकर और मेरा कमरा पास पास था। मैडम सही बोलूं, पूरी रात सोया ही नहीं मैं। मेरे पास वाले कमरे में सचिन तेंदुलकर सो रहे हैं, ये सोच सोच के मैं बावड़ा हो गया। कौन सोएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल समझ और सकती हूँ। सुबह मैनेजर था मैं, उसके बाद भी वेट कर रहा था कब वो निकले लिफ्ट में, मैं साथ हो जाऊं। क्या बात है। सो तुक्का भी मार दिया मैंने वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बोले आप सेंचुरी बनाओगे। उन्होंने मुझको घूर के देखा, और उस दिन सेंचुरी बन गई। दूसरे दिन मैं ढूंढ रहा था, भैया मिल जाए तो बोलूं मैं वही हूँ। क्या बात है। सो आपकी बात सुन के मुझे वाइब्रेशन हो रहा है कि यस, 10 कप्तान जो कप को चूमना चाहते हैं और अपने देश के लिए फाइट करना चाहते हैं। गजब का। चैट बॉक्स का क्या करूं मैं। हेलो। यस मृकांत। एक शरण जी हैं जिन्होंने एकदम कुछ होता है कि मिस ब्रिगेंजा वाला क्वेश्चन पूछ लिया है कि मैडम आपके लिए प्यार क्या है और आपने कभी धोखा खाया है, ये शरण जी पूछ रहे हैं। नहीं, मालिक ने बहुत संभाल के रखा है, तो दिल तो उनके हाथ में है, इसलिए धोखे होके की बात जो रही दूर। लेकिन हाँ, प्यार क्या है उसको मैं एक शब्द में बता सकती हूँ। प्यार पूजा है, इट इज वर्शिपिंग। मुझे लगा इससे अगला शब्द कुछ आएगा, मैं तो सुनने के लिए आतुर था। प्यार एक पूजा है, इबादत है, इसमें कोई शक ही नहीं। बहुत गहरी बात कही है, काश उसको हम सब समझ पाते। और मुझे लगता है कि प्यार को देखने का जो आपका नजरिया होता है वो डिसाइड करता है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को और आपकी जिंदगी में जो लोग हैं उनको आप किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि हर रिश्ते की नींव प्यार है, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो माता पिता के प्रति है, चाहे वो भाई बहन के लिए है, चाहे वो अपने काम के लिए या काम में जो लोग आपके साथी हैं उनके लिए, किसी के भी लिए। आप प्यार को जिस तरह से देखते हैं, आप अपने जीवन में सभी रिश्तों को उसी तरह से देखेंगे और आप उसी तरह से जीवन जीना पसंद करेंगे। मेरे जैसा इंसान, मैं प्यार को सच में पूजा मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये वो एक रिश्ता होता है जहाँ आप अपने आप को समर्पित करते हैं। आपने भगवान को देखा नहीं होता, लेकिन आप मानते हैं, आपका विश्वास है कि एक पत्थर में भी कहीं ना कहीं कोई ताकत होती है, तभी सिर झुकता है वहां। इसी तरह से प्यार भी दिखाई नहीं देता, महसूस किया जाता है। लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, 2 अलग अलग देशों में रहते हैं, ऐसा क्या है जो 2 लोगों को जोड़ के रखता है? वो प्यार है। क्या बात है। एक कॉलर को लें पहले, मृकांश। हेलो जी बिल्कुल। हेलो जी, प्रश्न पूछेंगे? जी, मेरा नाम भावना है, मैं कानपुर से बात कर रही हूँ। और मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, आप जैसे कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ क्रिएट करने का, बट आप कैसे पता लगा पाती हैं या फिर कैसे आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि अगर मतलब इस कंटेंट पे बनाना चाहिए तो रीच ज्यादा होगी या लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे? मतलब लोगों से और ज्यादा कैसे रिलेट करूं? क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती ना कि मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे बात करनी होती है बस, और कुछ नहीं। जी, अगला प्रश्न। परी जी पूछ रही हैं, इफ यू कुड टर्न एनी एक्टिविटी इनटू एन ओलंपिक स्पोर्ट्स, व्हाट वुड यू हैव एन अ गुड चांस एट विनिंग अ मेडल फॉर? बातें करने के लिए। उसमें तो आपका कंपटीशन बहुत सारे आरजेस से हो जाएगा। अरे मैं क्या कहूँ आपको। मुझे याद है एक बार मेरा एक बहुत शुरुआती करियर में 2012 में मैंने आई वॉज ऑन एयर
आई डिड माई फर्स्ट शो, और अगस्त का ही महीना था वो। और 2013 में आयुष्मान खुराना के साथ एक इंटरव्यू था, और मुझे पता चला था कि मुझे भेजा जा रहा है बाइट लेने के लिए। एंड उन्होंने भी रेडियो के जरिए अपना करियर शुरू किया था। तो उस इंटरव्यू में मैं बड़ी कैजुअली ये बोल पड़ी कि हम तो एक ही जमात के हैं। और मुझे याद है उनके चेहरे पे क्या खुशी थी, क्या हंसे थे वो। उस वक्त मैंने वो रियलाइज किया था कि वंस एन आरजे ऑलवेज एन आरजे, तो हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आगे रवि जी अपना दिल का दर्द बयां कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एकता जी आपसे बात करनी है पर मैं ऑफिस में हूँ। मैं ऑफिस में आपकी एक दो शायरी सुन करके मोटिवेट हो जाता हूँ जब भी बॉस मुझ पर चिल्लाते हैं। थैंक यू। बाजार में नया प्रोडक्ट आया है, बॉस की डांट से बचना हो, एकता की शायरी सुनना। और आगे दिलप्रीत जी पंजाब से लिख रही हैं कि मैम पंजाबी में कुछ सुना देते हैं, कह देते तो। हाँ, पंजाबी में अच्छा, गुलाम फरीद जी का बहुत प्यारा सा एक शेर है जो मेरा फेवरेट है जी। जिन्नियां ते मेरे ते लाइयां तेरे एक लगे ता तू जाने, गुलाम फरीद दिल उथे दइए जिथे अगला कदर भी जाने। क्या बात है, क्या बात है। इसका जो मायने होते हैं हिंदी ऑडियंस के लिए जरूर बताना चाहूंगी जी। कि यहाँ बात हो रही है कि दिल वहां लगाइए जहाँ कोई आपकी कदर करे। और हम दिल तो कहते हैं ना कि ब्लाइंड खेल जाते, इसका उल्टा होता है दुनिया में। मृगांश फटाफट हंसो मत, जल्दी से प्रश्न पूछो। ये इतना एंजॉय कर रहा है एकता जी, मैं बता नहीं सकता, इसका चेहरा देख लो ना, मतलब ऐसा लग रहा है 100 किलो टॉनिक एक साथ मम्मी ने खिला दिया। अब जैसे जैसे सर जो है मतलब मुकुल जी जो है वो सचिन जी के कारण सो नहीं पाया था ना, मैं रात को आपकी पोस्ट देख करके सो नहीं पाया। देखिए अभी दिन में जाग भाई। एक प्रश्न है उनसे, मैं कॉलर को ही ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा है। हेलो। हेलो। यस। हेलो, हाय, नमस्ते एकता जी। हाय जी बोले। मेरा नाम ध्रुव है और अभी मैं आपका शो सुन रहा था जहां पर आपने कहा था कि प्यार पूजा है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूजा नाम था उसका, चली गई। अब कोई दूजा ढूंढ। अब भाई है, अब कोई दूजा ही ढूंढ रहे हैं। पर बैक टू द बेसिक्स, मेरा पूछने का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे मैं आरजे बनना चाहता हूँ बहुत जोर से, और तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक अच्छा आरजे बनने के लिए हमको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है और क्या चीज मेंटेन करके रखनी पड़ती है जिससे हम एक अच्छा आरजे बन सकें। आरजे बनने के लिए? जी, आरजे बनने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है एक ही रूल है जो आज तक मैं उस रूल को, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, मैंने हर जगह पकड़ के रखा है। और वो ये कि जब आप ये सोच लें कि सामने वाले सुनने वाले इंसान के साथ आपका एक रिश्ता है और आप उसे जितनी हो सके उतनी सच्चाई के साथ ट्रीट करें, यही सोच के कि ये एक रिश्ता है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ आराम से हो जाता है। प्राउड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, जहाँ आपको बहुत बहुत अच्छा लगा कुछ काम करके, आप निरुद्देश्य काम किया, ये मैं पहले से ही कह देता हूँ वरना आप कहेंगे कि नहीं मैंने कोई मोटिव के साथ काम नहीं किया था। तो निरुद्देश्य काम में कब आपको लगा कि यस यार ये वाकई मेरे दिल को बहुत सुकून दे रहा है? ऐसे तो बहुत सारी कमाल की चीजें जहाँ मुझे लगा कि यार आज मतलब मजा आ गई, कि ऐसे तो बहुत कमाल की चीजें हुई हैं। 2-4 कमाल हमें दे दीजिए। मुझे एक सीरीज हुआ करती थी जो मैं रेडियो पे करती थी जिसका नाम था ऑसम अहमदाबाद। उसमें ऐसा होता था कि हम ऐसे लोगों से मिलते थे जो बिना किसी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के कुछ अच्छा कर रहे थे। एक भाई साहब हैं जो रोटी बैंक चलाते थे और इस तरह से चलाते थे कि उनके यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को काम मिलता था और वो उनको उसके लिए सैलरी भी देते थे, उनके लिए सेफ्टी के भी सारे उन्होंने इंतजाम किए थे। और ये रोटियां जो वो बनवाते थे उनसे, वो जाके वो पूरे शहर में बांटते थे और ये बहुत बड़े स्केल पे होता था। तो मुझे याद है कि कोविड के पहले ये कहानी थी जो मैंने रेडियो पे कवर की थी, और जिस दिन मैं उनके यहाँ शूट और मतलब जो इंटरव्यू के लिए गई थी ना, तो मैं उस घर में जाके थोड़ी सी बौखला गई थी। मुझे ऐसा हुआ था कि ये क्या इंसान है जो कितने लोगों के पेट के बारे में रोज सोचता है
लोगों की भूख जो है उसके बारे में रोज सोचता है, और वो करने के लिए कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए उसने आमदनी का रास्ता भी खोला है। ये रात को कितने मजे की नींद सोता होगा। सो देयर हैज बीन, रेडियो हैज गिवन मी सच एक्सपीरियंसेस जहां ऐसे लोगों से मुलाकात हुई और ऐसी कहानियां जानने मिली कि मुझे सच में बहुत, आई एम इंट्रीग्ड। मुझे हमेशा ये होता है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, अगर वो रात को बहुत आराम की नींद सो रहा है ना, मतलब वो कुछ अच्छा कर रहा है जिंदगी में। बात है, क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात कही है। चैन की नींद बिरलों को नसीब में होती है, और उन्हीं को नसीब में होती है जो चैन वाले काम करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, एकता जी, उनको ले लेते हैं। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो एकता जी, मैं रोहन बोल रहा हूँ लंदन से। तो अभी बॉक्स एफएम पे सुबह सुबह जो गुल्लक एक जो टीवी सीरीज है उसमें जो मिश्रा जी जो प्ले करते हैं कैरेक्टर, वो आए थे, वो अपने लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। मेरे को गुल्लक बेहद पसंद है, तो उनकी ही बातें सुन के मैं थोड़ा सा नमी और नॉस्टैल्जिया सी, और वही गुल्लक वो सीरीज जो है उस सीरीज में जो बताया गया है, थोड़ा सा मतलब मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो क्या ये इमोशनल होना किसी भी बात को लेके कितना हद तक सही है? एक तो ये है मेरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल ना मतलब मैं ये सकता हूँ कि लोगों के बहुत, मेरे खुद के भी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब व्यूज हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग साथ में भी। अगर मैं एक चीज में बोल रहा हूँ बट सिचुएशनली किसी और बात पे मैं फिर कुछ और बिहेव करता हूँ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आज की जो जनरेशन जो है या फिर जो लोग हैं उनके व्यूज इतने कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग क्यों है? आई एम सॉरी अगर ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, यू कैन चूज नॉट टू इवन आंसर इट। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू बॉक्स एफएम फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। इतना मतलब संवाद हो सके, उससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। सो थैंक यू फर्स्टली टीम बॉक्स एफएम, यू गाइस रॉक। बहुत बहुत शुक्रिया मैं यूँ दे रहा था कि ये पूरे विश्व में सुना जा सकता है, तो ये एक हमारे लिए बहुत सुकून की बात है कि आप एक बड़े संसार को संबोधित करते हुए उनके दिल को कुछ दो पल भी अगर खुशी के दे दें तो शायद हमारा जीवन धन्य है। कितनी कमाल की बात है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी ब्यूटीफुल दैट एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में सोचा गया। सो कमिंग बैक टू आंसरिंग योर क्वेश्चन, ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग विचार हो सकते हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। पॉइंट ये है कि आपको उससे फर्क कितना पड़ता है। आप अगर, मैं हमेशा बोलती हूँ टू कीप इट वेरी सिंपल, सबको समझने बैठोगे पागल हो जाओगे, अपने आप को समझ लो। बहुत खूबसूरत। इट इज वेरी इजी। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब आप अपने आप को समझ लेते हो कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी खामियां क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, कौन सी चीजें हैं जिनसे हम खुश होते हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमें ट्रिगर करती है, जो हमें दुख देती है। जब इंसान खुद को समझ लेता है ना, तो जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। तो आप सबको समझने मत बैठिए, अंतरात्मन रिफ्लेक्शन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रोहन, मुझे लगता है आपकी जी नहीं मैं सुन रहा था, मैं ध्यान से सुन रहा था और सोच रहा था इसी बात को लेके। एंड हाँ, शायद से जो आपने कहा, आई विल ट्राई टू फॉलो दैट फॉर श्योर। एंड थैंक्स अगेन टू बॉक्स एफएम। थैंक यू रोहन, आपने लंदन में इस समय अल सुबह हमें फ़ोन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एकता जी, एक सवाल कौंध रहा है, जैसे इन्होंने कहा परेशानियों की बात की, कन्फ्लिक्ट्स की बात की। आज मैरिज इंस्टीट्यूट एक बहुत प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। युवाओं से पूछेंगे तो वो डरे हुए हैं कि हम कमिटमेंट से डरते हैं, मेरा इंटरेक्शन होता रहता है लोगों से, इसलिए क्या सोचती हैं इस विषय में? कन्फ्लिक्ट्स को छोड़ दें, कमिटमेंट्स को छोड़ दें, क्या भविष्य देख रही हैं इस इंस्टीट्यूट का? मैं बाकी लोगों के बारे में या समाज के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उतनी मुझे लगता नहीं है कि क्षमता है मुझ में। लेकिन अगर आप सिर्फ पर्सनली मेरे विचार पूछें ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और रिलेशनशिप या कमिटमेंट, तो मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, जो मैंने आपको प्यार के बारे में बताया, कि जो इंसान प्यार जैसे इमोशन को ही पूजनीय गिनता हो, तो वो किसी भी किस्म के कमिटमेंट को भी उसी तरह से गिनेगा। और मेरा पर्सनली यही मानना है, मैं काफी ट्रेडिशनलिस्ट हूँ इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, एंड आई रियली बिलीव कि आप जब किसी को चुनते हैं तो सिर्फ उनके फूल नहीं, उनके कांटे भी चुनते हैं आप, और उन कांटों के साथ सफर करना
और अपने आप को भी बदलना, और धीरे धीरे दोनों तरफ से, अगर दोनों तरफ के लोग जो हैं वो एक दूसरे के कांटों को स्वीकार करते हुए, क्योंकि हर इंसान के मौसम होते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई आपको क्या कहते हैं कि कोई आपको सुनहरे से दिन में आज पसंद आया है, कल बादलों वाला दिन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि परसों इतनी चुभती ठंडी हो। तो हर इंसान के मौसम होते हैं। प्यार, समर्पण और शादी या कमिटमेंट, ये सब कुछ एक ही चीज है। अगर आप किसी को चुनते हैं, आप सिर्फ उनके फूल नहीं कांटे भी चुनते हैं। पॉइंट ये है कि आप कितना टिके रह सकते हैं, और साथ में उनका भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड। आई ऑलवेज बिलीव दैट इफ यू फील, आपको लग रहा है कि आपके प्यार और आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो जरूर इंसान को वॉकआउट करना चाहिए, क्योंकि अपने प्यार की भी उतनी ही एक मर्यादा होती है, वो जरूरी है। लेकिन अगर दोनों तरफ की इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को चुनते हैं और फूल के साथ साथ कांटे भी चुनते हैं, एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन, वो बदलने के लिए, काम करने के लिए तैयार हैं, तो शायद जो हम वो पुराने वीडियोस देखते हैं ना कि समवन सेलिब्रेटिंग देयर 70th टुडे और 60th एनिवर्सरी टुडे, तो शायद ऐसे रिश्ते हम देख पाएंगे कि लोग एक दूसरे के हर मौसम को स्वीकार करने को तैयार हैं। ये तो ही पॉसिबल है। ये एक बहुत गहरी बात कही है आपने कि हर आदमी का एक मौसम होता है, और फूल और कांटों को साथ साथ आप अगर देखेंगे, देख भी लेंगे, तो शायद आपको फूल देखने की ही सिर्फ आदत नहीं होगी। इतनी सहज रूप से, बहुत प्यार से बातें की आपने। ये अंदर रूह, मतलब आप खो जाती हैं जब ये प्रोग्राम करती हैं या इस तरह का जब वीडियो डालती हैं। मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं, ये इट्स ओके कहाँ से आया था जी। मेरे पहले रेडियो के टीचर, जो बहुत ही प्रसिद्ध, जिनकी आवाज है और बहुत ही कमाल की शख्सियत है, मतलब उन लोगों में से है जो मुझे लगता है कि दिव्य उन पे दृष्टि है ऊपर वाले की, और कुछ दिव्यता उनके अंदर है। ये उन लोगों में से है। उनका नाम है ध्वनित ठाकर। गुजरात में, चाहे वो बात रेडियो की हो, चाहे उन लोगों की जो अपने विचारों से जाने जाते हैं, आवाज के जरिए जाने जाते हैं, जैसे उनका नाम है ध्वनित, वो अपनी ध्वनि के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। एंड मुझे याद है एक दिन शुरुआती दौर की बात है, जब मैं किसी चीज को लेके बड़ी इरिटेट हो पड़ी थी, और कुछ था ऐसा, मैं बहुत दुखी थी, और मैं बड़े अजीब से अंदाज से मैं उनके स्टूडियो में गई और मैंने उनसे कंप्लेन की, क्योंकि मेरे बहुत ही सीनियर, तो मैं उनसे कंप्लेन करने गई थी किसी बच्चे की तरह कि देखिए ना, ये कैसे है, इसको कैसे करेंगे, ऐसा क्यों है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। और मुझे याद है, मुझे उनका चेहरा याद है, उन्होंने इतने प्यार से, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, और उन्होंने अपनी गर्दन को जरा सा टिल्ट किया और कहा इट्स ओके। मुझे ऐसा लगा कि इतनी बड़ी सी बात, और इतना, मतलब मैं इतना सब कुछ कह रही हूँ, और इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया कि इट्स ओके। और मुझे समझ नहीं आया था उस वक्त, मैं क्या कहूँ आपको, कि शायद वो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, या क्योंकि इंसान वक्त के साथ इवॉल्व होता है। आज इतने सालों के बाद जब मैं ये ऑडियो भी सुनती हूँ, जो शायद मैंने कोविड के दौरान बनाया है, ये 2021 का ऑडियो है शायद जी। तो मैं वो सोचती हूँ, और मुझे याद आता है कि किसी भी किस्म की स्थिति को तुरंत स्वीकार करने का मंत्र उस दिन उन्होंने मुझे दे दिया था, इट्स ओके। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे आप की आवाज सुन के एक इमेज बनती है, विजुलाइज करता है रेडियो का लिसनर बहुत सही। जब आप बोल रही होती हैं तो किसको विजुलाइज करके बोलती हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। 90% ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है मैं माँ से बात कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब आदमी सोचता है ना कि वो माँ से बात कर रहा होता है, तो उसके अंदर एक मासूमियत होती है, एक बिना किसी डर के बेखौफ बात करता है, सहजता से बात करता है, अपनी सादगी से, और जो वो होता है असल में वो वैसे बात करता है। क्योंकि आप माँ के साथ छल नहीं कर सकते, आप माँ के आगे मुखौटा नहीं पहन सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मुझे ऐसे ही लगता है, मैं जब भी, ये शुरुआती दौर की बात है, जब रेडियो में हमने काम करना शुरू किया, हमें एक्सरसाइज कराया करते थे कि आप सामने एक फोटो रखिए। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा माँ को ही विजुलाइज करती थी, उनका ही फोटो रखती थी, और वही आदत है। ऐसा ही लगता है कि कोई भी विचार व्यक्त कर रही हूँ कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। अब जब उनसे बात करूंगी तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत प्यारी बात। एक कॉलर जुड़ गए एकता जी।
हेलो। हेलो। यह प्रश्न पूछेंगे परिचय देते हुए? सर मैं भावेश बात कर रहा था गुजरात से। जी मेरा भावेश। क्वेश्चन ये था मैम से कि एक ऐसा कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका हिस्सा बनने का मैम अभी ख्वाहिश रखती हो, मैम का क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं बचपन से मणिरत्नम साहब की बड़ी फैन हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कभी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स में जिस तरह से मणिरत्नम साहब ने किसी एक आदमी की संवेदना को, उसकी एक सहनशीलता हो या उसका प्यार करने का तरीका जो है, उसकी जो नरमाई होती है, एक वो जिस तरह से अपने हीरोज की उन्होंने दिखाई है अपने फिल्म में, मुझे लगता है और किसी डायरेक्टर ने वो एक्सप्लोर नहीं किया है। द वल्नरेबिलिटी ऑफ मेन जो मणिरत्नम साहब ने बताई आज तक, कि उनके हीरोज का प्यार करने का तरीका जो होता है वो बहुत एक नरमाई होती है उसमें। और दूसरा कि आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि मणिरत्नम साहब के सभी हीरोज की शर्ट हमेशा टक इन होती है। वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है। जी। तो मैं बचपन से मुझे ऐसा है कि कुछ ऐसा कमाल का कोई काम हो किसी दिन, जब मुझे इस लेजेंड के साथ कोई भी किसी भी किस्म का, चाहे वो मुझे असिस्टेंट रखे चाय बनाने के लिए अपने सेट पे, मतलब फिल्म तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो एक शख्सियत है जिनके साथ कुछ दिल में है कि कभी कुछ काम बने। हम लोगों ने अनसंग हीरोज ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसमें ऐसे ही लोग जो सपने बुनते रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, जीवन में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं समाज के लिए। वो कभी कभी क्या है, एकदम दर्द से भरे हुए होते हैं, उनकी अपनी विवशताएं उजागर हो जाती हैं। जैसे बॉम्बे में कोई रोटियां बनाती हैं, वृद्धों को रखती हैं, तो 250 लोगों को उन्होंने रखा हुआ और खुद अनाथ है। तो जब उन्होंने कहा मुझे मेरा लोन चुकाना है, तो उस दिन से हमें दिमाग में आया कि हम एक विश बॉक्स बना देते हैं। तो ऐसे जो अनसंग हीरोज़ हैं जिनकी कोई विश है, वो हम बस ईश्वर से प्रार्थना कर दें कि हमारे बॉक्स एफएम के विश बॉक्स में हमने इनका सेकंड रोल में मणिरत्नम के साथ काम कर रही हैं एकता, ये हमारी विश बॉक्स में दुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आई कैन नॉट से हाउ मच आई हैव टू थैंक बॉक्स एफएम, ये पूरी की पूरी टीम, आप सभी लोग, आप इतने प्यारे हैं। आप लोगों का जो ये इंटेंशन है, जो ये विचार है कि अच्छी कहानियां और अच्छी बातें लोगों के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, और एक धागे में बांध दिया जाए पूरी दुनिया की खूबसूरत शख्सियतों को, जैसे कोई मोती पिरोए जा रहे हैं, तो ये इतना प्यारा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ बॉक्स एफएम की पूरी टीम का, आपका, आकांक्षा, मतलब आप लोग इतना कमाल का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो लोग प्यार बांटते हैं उन तक डबल होके वो प्यार पहुंचता है, अबंडेंस में वो आता है। तो मुझे ये यकीन है कि आप बहुत सारा प्यार बटोरने वाले हैं। हमने तो ईश्वर के सामने एक प्रयास रख दिया, अब उसके हवाले, महादेव के हवाले है। प्यार दे, फूल दे, कांटे दे, वी आर रेडी टू बियर एवरीथिंग। मृकांश बहुत देर से बेचैन है, बॉक्स के चैट बॉक्स में मैच बॉक्स ढूंढ रहे हैं। तो मनी जी पूछ रही हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपनी आवाज़ से खेलते हैं, तो आप जो रिकॉर्डिंग करती हैं उससे पहले खुद को क्या प्रिपेयर करती हैं? आप ये सीक्रेट बता दीजिए, मनी जी जानना चाह रहे हैं। आज हम ये सीक्रेट बता देंगे, क्योंकि मेरे को इतने सारे कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं कौन सा माइक है, ये है वो है। मैं आज ये सीक्रेट बॉक्स एफएम पे रिवील कर देती हूँ, क्योंकि बहुत प्यार से मुझे पूछा जा रहा है, तो आई वांट टू शेयर। आप जितनी ऑडियोज इंस्टाग्राम पे सुनते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे सुनते हैं, किसी भी डिजिटल माध्यम पे सुनते हैं, उनमें से किसी का भी रिहर्सल नहीं होता है। ये डायरेक्ट दिल से निकली बातें होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फोन पे जो एक साधारण माइक होता है उस पे रिकॉर्डर का बटन ऑन होता है और वो रिकॉर्ड की जाती है, और उसके बाद एक नॉर्मल से वीडियो वाले ऐप में कोई फोटो डाल दिया जाता है या वीडियो, और उसमें वो अपलोड कर दी जाती है। ना इसमें कोई टेक्निकलिटी है, ना इसमें कोई रिहर्सल है, क्योंकि हम रेडियो वाले हैं, हम लाइव बात करने के आदी हैं। क्या बात कही है, मजा आ गया ये सुन के। क्योंकि मेरे एक मित्र हैं विजय, वो कहते हैं कि अगर आप रविशंकर जी को लकड़ी भी दे दोगे ना बजाने के लिए, तो वो उसमें भी सुर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि सितार, उनके लिए सितार कैसी हो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो एकता की आवाज में वो रूह है
कि उन्हें किसी भी माइक में दे दीजिए, वो आपके दिल में सीधी उतरेगी। एक लिसनर है हमारे साथ अगले सवाल के लिए। हेलो। हेलो। या मेरा नाम शुभम है, मैं मुंबई से हूँ और मैं एकता जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप मणिरत्नम साहब की बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और दिल से उन्होंने शाहरुख खान की जो आंखें कैप्चर की बहुत खूबसूरत है। और मेरा सवाल ये है कि बैक इन अर्ली 2000s हम रेडियो पे ड्राइव टाइम शो के लिए वेट करते थे, नाइट शो के लिए वेट करते थे। आज पॉडकास्ट का जमाना है, हर चीज हमारे फोन पे है, तो क्या इतने पेस की हमें जरूरत है? डू वी रियली नीड दैट पेस? और एक सवाल और है मेरा एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, क्या हम एडवर्टाइजिंग के गुलाम होते जा रहे हैं? क्योंकि मैं एक राइटर हूं और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर बताता है कि आपको ये चाहिए, तो क्या जो मार्केट को चाहिए वही हमें लिखना होता है? एडवर्टाइजिंग हमें ये सिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू। फर्स्टली दोनों बहुत ही कमाल के सवाल हैं आपके। पहला सवाल जो आपने पूछा कि जरूरत, जो आपने कहा कि इतना फास्ट हम जा रहे हैं, पहले वैसे रेडियो होता था, टाइम लगता था और ऐसे, तो मुझे लगता है कि बातें करने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और साधन जो हैं वो बढ़ाए जाते हैं या ज्यादा आसान होता है, तो मुझे लगता है कि वो तो अच्छी चीज है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि किसी को कहीं किसी कोने में किसी ऐप के जरिए अगर अच्छा महसूस होता है, चेहरे पे एक मुस्कान आती है या उनका दिल हल्का होता है, तो वो उससे बेहतरीन इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का नहीं हो सकता। उस चीज के लिए मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी एक वरदान है, आपको आना चाहिए कैसे इस्तेमाल करना। तो अगर रेडियो ऐप पे आता है और हम इमीडिएटली उसे सुनते हैं तो वो ब्लेसिंग है। पहला तो ये। दूसरी बात जो आपने कही एडवर्टाइजिंग वाली, मैं उस दौर में बड़ी हुई हूँ टीवी देख के जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इतने कमाल के होते थे कि जो एड्स मुझे आज भी याद है, जिनके जिंगल्स मुझे आज भी याद है। एंड आई बिलीव एड्स बुरे नहीं होते, अच्छा लिखना आना चाहिए। अगर आपका विचार अच्छा है तो आपको एड लगेगा ही नहीं, आपको वो पसंद आएगा। अभी सुबह की बात है, मैं मेरी मम्मी को कोई रील दिखा रही थी और मैं कह रही थी कि मम्मी ये जो भी बच्चा है जिसने ये गाया है वो टमाटर वाला गाना आजकल बड़ा चल रहा है, और मैं मम्मी को बोल रही थी कि पता नहीं ये कौन है, ये जिस बच्चे ने भी गाया है बड़ा मीठा सा गाया है, बहुत प्यारी आवाज है उस बच्चे की, और ये वायरल हो गया है गाना। एंड आई फील कि ये क्रिएटिविटी है, आपको लगे नहीं कि वो एड है, कला वो है। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं इस चीज का। हमको ना रेडियो में जब भी एड्स आती थी ना, तो हमको ट्रेनिंग दी जाती थी, हमको सिखाया जाता था कि आपके पास 1 मिनट का समय है 2 गानों के बीच में, आपको साफ बोलना है, आपको अच्छा बोलना है, और आपको उस गाने के क्रेडिट्स देने हैं। यानी कि जो गाना खत्म हुआ तो मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल और अंग्रेज सुना आपने, तो इसका कॉम्पोजिशन है शंकर एहसान लॉय का और है फिल्म भाग मिल्खा भाग का गाना। तो क्रेडिट्स हमेशा देना कि ये आपने जो सुना है इतना प्यारा, ये बनाया किसने है, सोचा किसने है, लिखा किसने है, यानी उसके 15 सेकंड हो गए। और ये सेम चीज आप जब आपका जो लिंक है, जो बात आप 2 गानों के बीच में करेंगे जो खत्म होगी और आप नए गाने को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप फिर से क्रेडिट्स देंगे कि ये गाना जो आप सुनने वाले हैं वो के की आवाज में है, इसे कंपोज किया है किसने, और इस फिल्म का गाना है। सो आपके 30 सेकंड वहां चले गए। यानी कि जो आपके बाकी के आपके जो 30-40 सेकंड आपके और बचते हैं, आपके पास एक समय है, उसमें आपको एक बात करनी है और उसमें आपको ऐड कर जानी है। यानी आपको कितनी प्यारी सहजता से, सच्चाई के साथ कुछ ऐसा कहना है कि बीच में आप ऐड कर दोगे, क्योंकि कोई है जिसने उस ऐड के लिए पे किया है आपकी कंपनी को, आपकी उसमें से तनख्वाह आती है। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि आप में वो कला होनी चाहिए कि आप बात इस तरह से करें कि सामने वाले को, सुनने वाले को पता ही ना चले कि वो ऐड सुन गया। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात कही है, मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वक्त ऐसे फिसला पता ही नहीं चल रहा, घड़ी बता रही है कि मेरे पास तो वक्त है, लेकिन एकता जी का वक्त बहुत कीमती है। सो आखिरी सवाल, श्रोताओं से क्षमा मांगते हुए जो लोग फ़ोन कर रहे हैं उन्हें कि फिर कभी इसी तरह का संयोग बनेगा, उनके दिल की बात करेंगे। इंसान आज भाग रहा है ज़िंदगी में, हर चेहरे पे पेशानी पे बल नज़र आता है। वो फिल्म का गाना है, सीने में, गमन फिल्म का गाना है, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, हर शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। क्या एक जिसकी आवाज़ में रूह है, जिसके थॉट्स में एक सुकून है, एक शांति है, वो क्या संदेश बॉक्स एफएम के माध्यम से लोगों को देना चाहेंगी? आखिरी सवाल। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि
रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में से छोड़ दीजिए और ऊपर वाले के हाथ में दे दीजिए। जब आप सरेंडर कर देते हैं, जब आप समर्पित कर देते हैं कि देखिए ये शरीर आपने दिया है, दुनिया आपने बनाई है, जीवन आप चलाते हैं, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। आप सुख दें, आप दुख दें, मुझे सब स्वीकार है। आप खाना दें, आप पानी दें, अन्न दें, आप काम दें, आप दाम दें, आप नाम दें, आप जो दें, मुझे सब स्वीकार है। जब हम रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं, हमारे कंधों से वजन जो है वो उतर जाता है और जिंदगी आसान हो जाती है। ये सब मुश्किल तभी लगता है जब हमें लगता है कि यार ये रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगली सांस हमारे हाथ में नहीं है। बहुत अच्छी बात। एक लास्ट फोन लंदन से है। लू ना लू, आप पे निर्णय छोड़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जी। हेलो। सॉरी, मैं रोहन अगेन। जी रोहन। मैं बस ये रिक्वेस्ट करने के लिए कॉल किया है, कोई सवाल पूछने के लिए नहीं, कि एकता जी को प्लीज फिर से बॉक्स एफएम पे आप जरूर इनवाइट कीजिएगा। सवाल क्योंकि बहुत सारे हैं और बड़ा मजा आ रहा था सुन के, और वो सुनते सुनते ही सवाल आएंगे। और मेरे ख्याल से बॉक्स एफएम का प्लेटफॉर्म पे जो सबसे मजेदार तरीका वो यही है कि रोहन, ये तो आपने हमारे दिल की बात कह दी भैया। हम कह रहे थे कि फिर जी एकता जी के साथ ये एंड कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये मतलब फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ही हो तो ज्यादा मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात है रोहन, थैंक यू सो मच। आपने हमारे जज्बातों को पढ़ लिया। एक चैट बॉक्स में भी आखिरी सवाल प्रीति जी कह रही हैं कि सिर्फ आज के बच्चे ही नहीं, हम 50 इयर्स में भी आपके शब्दों से रिलेट करते हैं, और ये जो आपकी एजलेस आपके शब्द हैं ना, ये आपको हमेशा अमर करते हैं। एकता, गॉड ब्लेस यू। क्या बात कही है। थैंक यू। बस ये आशीर्वाद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है कि शब्द की उम्र नहीं होती, आवाज़ की उम्र नहीं होती, वो हर एक इंसान को सुकून देता है। एकता जी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि इतने लोग अगर किसी से खुश होते हैं। एक MDH मसाले वाले थे, एक ही मिनट लूँगा आखिरी में, तो वो बोलते थे कि आदमी उम्र कौन बढ़ाता है, या तो माँ बाप या भगवान। तो जब कोई उन्हें कोई जोक सुनाता था तो वो उनके पैर छूने लगते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतने बुजुर्ग हैं और ऐसे पैर क्यों? बोले अरे यार लाफ्टर दे रहे हो, आप हंसा रहे हो दुनिया को ना, तो आप उम्र बढ़ा रहे हो मेरी। तो उम्र बढ़ाने वाला या तो भगवान होता है, माता पिता, तो पैर छू के क्या नुकसान किया। सो मेरा आज पैर छूने का मन है, आप इसे मजाक मत लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।